चलिए अब हमें अपने हिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाना है। बहुत ही अवेटेड टॉपिक था ये, लेकिन क्या करूं, नेट की परेशानी के कारण ये लेक्चर्स जो हैं अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब हमने लास्ट लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं असफल हुई थी, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक का ही था, लेकिन उसी के शासनकाल में साम्राज्य का विघटन भी प्रारंभ हुआ था, जब 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 5 लगातार योजनाएं उसकी असफल हुई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपने शासनकाल में लगातार 34 विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भी बहुत व्यापक विद्रोह हुए थे, ऐसे ही विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी हुए हैं और मोहम्मद बिन तुगलक ने 34 विद्रोहों का सामना किया है। इसके अतिरिक्त एक बात और बतानी थी आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक की एक योजना थी। इस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब, याद है आप लोगों को, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब वाले क्षेत्र में इसने कर की वृद्धि कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वर्ष दोआब वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा और किसानों को इसने स्वयं तकापी ऋण जारी किए कि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लें और नए प्रकार से वे अपनी शुरुआत करें। और उसी समय इसने स्वर्गपुरी, किस नाम से, स्वर्गपुरी नाम से एक सहायता शिविर की स्थापना की थी। क्या था ये स्वर्गपुरी? ये सहायता शिविर था, क्योंकि जितने भी लोग उस समय पड़े अकाल से प्रभावित हुए थे, वे सभी लोग स्वर्गपुरी नाम के सहायता शिविर में आए, उनकी बराबर से सहायता की जाएगी। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था और वो कार्य क्या, ये सब चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल में दी हुई है, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसने क्या किया था, दोआब में कर की वृद्धि कर दी थी और उसी वर्ष अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने का परिणाम क्या हुआ कि इसे किसानों को तकापी ऋण देना पड़ा था और इसने स्वर्गपुरी नाम के सहायता शिविर की भी स्थापना की थी, जिसके तहत अकाल पीड़ितों को मुआवजा एवं उनकी सहायता की जाती थी। इसके अलावा वर्ष 1351 में थट्टा एक जगह है, ठीक है, थट्टा अभियान में ये गया था और थट्टा अभियान में ये बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हो गया था और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बरनी, क्या नाम है इतिहासकार का, बरनी या बदायूनी, इतिहासकार बरनी या बदायूनी ने कथन की दिया था कि आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का पूरी सल्तनत से अंत हुआ। अब हमें पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी अर्थात फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि फिरोज शाह तुगलक पढ़ने से पहले आपके स्टडी मटेरियल में जो नोट्स दिए हैं उनको सिर्फ एक बार पढ़ लो, भले कुछ समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन फिर भी एक बार उनको पढ़ लो। पढ़ने के बाद जब आप वापस आकर समझोगे, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आपको अगर मैं उसके बारे में लिखने दे दूं तो आप इस काबिल हो जाओगे सिर्फ सुनने से ही कि आप लिख सकते हो, अगर आपने नोट्स पढ़कर सुन लिया हो। क्लियर है? तो एक बार पहले पढ़ लो, फिर वापस आ जाना वीडियोस पर, फिर ये वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए।
फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक रहा है ये? तो 1351 से 1388 ईस्वी तक ये सल्तनत का सुल्तान रहा है। कब से कब तक? 1351 से 1388 तक ये सल्तनत का सुल्तान रहा है। ठीक है, अब पहला पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्लियर है? मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का पुत्र था। उसके पिता का नाम रज्जब था। पिता का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम था रज्जब। उसके पिता का नाम रज्जब था और वे मोहम्मद बिन तुगलक के सिपहा सालार थे। किस पद पर थे? सिपहा सालार के पद पर थे। ये पद कौन सा होता है? ये एक सेना का पद होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पद है ये समकक्ष होता है किसके? जैसे सेना की टुकड़ी का जो प्रधान होता है ना, वैसे ही बहुत सारी टुकड़ियों का प्रधान सिपाह सालार कहलाता है, और ये बहुत बड़ा पद होता था उस समय का। तो फिरोज शाह तुगलक के जो पिता थे रज्जब, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस पद पर थे? ये सिपाह सालार के पद पर थे। और उसकी माता का नाम था बीबी नैली। माता का क्या नाम था इसकी? इसकी माता का नाम था बीबी नैली। ठीक है, और ये राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। मतलब इसकी माता भी हिंदू थी। राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। राजपूत थी इसकी माता किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम था रज्जब और वे मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाह सालार थे, और माता का नाम था बीबी नैली। और ये जो बीबी नैली हैं ये राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। ठीक है, मतलब इसकी माता हिंदू थी। और कौन सा शासक हुआ है सल्तनत में जिसकी माता हिंदू थी? पता करके व्हाट्सएप करना। वह सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिम धर्म एवं शरीयत, सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ है जिसने मुस्लिम धर्म एवं शरीयत को राज्य का आधार बनाया है और अपने शासन में उलेमाओं को विशेष स्थान दिया है। किसे? उलेमाओं को। अब समझना इसके बारे में। ये सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मुस्लिम धर्म और शरीयत को राज्य का आधार बनाया। पहले भी मैंने ये बताया था आपको कि मुस्लिम धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो कहलाते हैं शरीयत, और उलेमा शरीयत के ज्ञाता होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होते ना पंडित जी, उन्हें धार्मिक रूप से अच्छा खासा ज्ञान होता है, वैसे ही उस समय या मुस्लिम धर्म के जो या शरीयत जो मुस्लिम लॉज हैं उसके जो जानकार हैं वे कहलाते हैं उलेमा। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का एक ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने राजत्व सिद्धांत, ये भी राजत्व सिद्धांत क्या होता है? मतलब शासन करने का तरीका। इसने अपने राजत्व सिद्धांत का आधार बनाया था मुस्लिम धर्म को। मतलब मुस्लिम धर्म में अर्थात इस्लाम में कही गई बातों के आधार पर ही ये संपूर्ण शासन का संचालन करता था। इसीलिए इसके राजत्व सिद्धांत का आधार था शरीयत। क्लियर है? और उलेमा शरीयत के ज्ञाता होते हैं, इसीलिए इसने अपने प्रशासन में मुस्लिम धर्म, शरीयत और उलेमाओं को विशेष स्थान देकर रखा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से, खलीफा के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। खलीफा कौन होते हैं? खलीफा मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं जिनसे सल्तनत के सुल्तान जो हैं सुल्तान पद की वैधता प्राप्त किया करते थे। क्योंकि इसने अपने राजत्व सिद्धांत का आधार बनाया था शरीयत को, यही कारण है इसने खलीफा से 2 बार
सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की थी। कितनी बार? 2 बार इसने सुल्तान पद की वैधता प्राप्त की है। और राज्य के खर्चे पर, राज्य के खर्चे का तात्पर्य क्या है? राज्य के खर्चे का तात्पर्य है जो शाही खजाना होता है उसी को कहा जाता है राज्य का खर्चा। राज्य के खर्चे पर हज यात्रा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसका मतलब ये है कि ये अपने साम्राज्य में रह रहे लोगों को, खासकर कि मुस्लिम लोगों को जिन्हें हज पर जाना है, उन्हें ये स्वयं पैसा देता था कि तुम लोग जाओ हज कराओ, और स्वयं भी उसी शासकीय खजाने से हज पर जाया करता था। क्लियर है? तो ये मुस्लिम धर्म का इसने अपने राजत्व सिद्धांत का आधार बनाया, किसे? शरीयत को। और मुस्लिम धर्म को एवं उलेमाओं का विशेष हस्तक्षेप होता था इसके प्रशासन पर। साथ ही स्वयं के पैसों से दूसरों को हज कराता था और स्वयं भी हज पर जाता था। क्लियर है ये चीज़ें? अब आगे चलते हैं अपन। फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो ये मुसलमान में भी शिया और सुन्नी 2 मत होते हैं। ये कौन सी जाति का था? ये सुन्नी मुसलमान था। किस जाति का था ये सुन्नी मुस्लिम था। और कट्टर मुस्लिम था, लेकिन किस जाति का मुस्लिम? सुन्नी मुसलमान था। और इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा है। क्या नाम लिया इसने हिंदुओं के लिए? हिंदुओं को कहा है इसने जिम्मी। और जिम्मी उन लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम धर्म के नियमों को नहीं मानते। हिंदू नहीं मानते थे इस्लाम धर्म के नियमों को, इसीलिए इसने हिंदुओं को जिम्मी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया है। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये मैंने मोहम्मद बिन कासिम के समय आप लोगों को समझाया था कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और जजिया कर क्या होता था? ये एक प्रकार का धार्मिक कर है, और ये उन गैर मुसलमानों को देना होता था जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होना नहीं चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने व्यापारी हिंदुओं पर यह कर लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने चूंकि अपने राजत्व सिद्धांत का आधार ही इस्लाम धर्म को माना है या इस्लाम धर्म को बनाया है, इसीलिए इसने ये जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था। उसने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। कितने नगरों की स्थापना की इसने भारत में? 300 नगरों की स्थापना की। भारत में 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, कौन कौन से हैं इसमें? हैं हिसार, हरियाणा में है, ये बहुत बड़ा शहर है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। आज के ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिनकी स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कौन से होगा? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर। कौन कौन से हो गए? फिरोजपुर, जौनपुर। आप लोगों को याद है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खान, और जौना खान की याद में ही स्थापना की थी कौन से शहर की? जौनपुर की। ठीक है, तो ये जौनपुर शहर बसा था अपने भाई जौना खान की याद में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने उड़ीसा के, आप लोगों को याद होगा, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, और हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर। कौन कौन से 2 प्रमुख मंदिर हैं? उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल का ज्वालामुखी मंदिर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को और हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर को। और इसने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों की स्थापना की।
जिसमें से पहली थी यमुना हिसार। 5 बड़ी नहरें बनवाई हैं इसने, जिसमें से पहली नहर थी यमुना हिसार नहर, जो कि 150 मील लंबी थी। कितनी लंबी थी ये थी 150 मील लंबी थी। कौन सी? यमुना हिसार नहर। जो दूसरी नहर थी वो थी सतलज घग्गर नहर। कौन सी नहर है? सतलज घग्गर नहर, और ये 96 मील लंबी थी। कितने मील लंबी है ये? 96 मील लंबी थी। ठीक है। इसके बाद इसने सिरमौर हांसी नहर, जो सिरमौर से लेकर हांसी तक जाती थी, सिरमौर हांसी नहर का निर्माण करवाया। उसके बाद इसने घग्गर और फिरोजाबाद, घग्गर फिरोजाबाद नहर का निर्माण करवाया। और 5वें नंबर पर यमुना फिरोजाबाद नहर, यमुना फिरोजाबाद नहर का निर्माण करवाया। तो ये जो 5 बड़ी नहरें हैं, इन 5 बड़ी नहरों का निर्माण करता था कौन? फिरोज शाह तुगलक। जिसमें से सबसे बड़ी नहर कौन सी थी? यमुना हिसार नहर, जो कि कितनी लंबी थी? 150 मील लंबी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सल्तनत में सबसे पहली बार नहर बनवाने वाला सुल्तान कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज़्यादा नहर बनवाने वाला सुल्तान कौन था, तो वो हुआ है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब इसने इतनी सारी नहर बनवाई हैं जिसका फ़ायदा डायरेक्टली होता था जनता के लिए, इसीलिए इन नहरों का यूज़ करने के लिए ये जनता से कर भी वसूलता था। और नहरों के जल का यूज़ करने के लिए इसने एक नए प्रकार का कर लगाया जिसका नाम था हक ए शर्ब। क्या नाम था उस कर का? हक ए शर्ब। ठीक है। और ये कौन सा कर था? ये कर लगाया गया था सिंचाई के लिए। क्यों? क्योंकि अब सिंचाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो गई थी, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र में 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवा दिया था। और उसके एवज में इसने एक सिंचाई कर वसूलना शुरू किया जिसका नाम था हक ए शर्ब। और ये उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। कितना होता था ये? कुल उपज का 1/10वां हिस्सा। क्लियर है? अब इसने फलों के उत्पादन के लिए लगभग 1200 बगीचे लगवाए। कितने बगीचे लगवाए इसने? फलों के उत्पादन के लिए लगभग 1200 बगीचे लगवाए। और अलाउद्दीन खिलजी का अगर तुमको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 24 कष्टप्रद कर लगाए थे। याद है अलाउद्दीन खिलजी में अपन ने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसको दुरुस्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 24 कष्टप्रद कर लगाए थे, जिसमें से घरी कर, चराई कर, ये सारे कर थे। फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए इन 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 कर ही लगे रहने दिए। और वे 4 कर थे खराज। खराज होता था लगान, जो सामान्य था, सभी जनता को देना होता था। इन 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। सिर्फ कितने कर लगे रहने दिए? 4 कर, जिसमें से पहला था खराज जो कि होता था लगान। उसके बाद था खुम्स। और ये खुम्स क्या है? खुम्स है युद्ध में लूटा हुआ माल। युद्ध में लूटा हुआ माल। युद्ध में लूटा हुआ माल कहलाता था क्या? खुम्स। ठीक है। तीसरा है
तीसरा है जजिया। जजिया आपको मालूम ही है, गैर मुस्लिम अर्थात जिम्मियों से वसूला जाने वाला कर कहलाता है जजिया। और तीसरा था जकात। ये कर देना होता था इस्लाम धर्म की वृद्धि के लिए। तो इसके द्वारा किया गया एक बहुत अच्छा कार्य क्या माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो 24 कष्टप्रद कर लगाए थे, उन 24 कष्टप्रद करों को समाप्त कर दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और सिर्फ जनता से 4 कर ही वसूले थे, जिसमें से खराज एक सामान्य रूप से लगान होता था, दूसरा था खुम्स, जो भी युद्ध होता था, युद्ध में जो भी माल लूटा गया है सैनिकों के द्वारा, उसमें युद्ध में लूटे हुए माल पर कर देना होता था, वो होता था खुम्स। तीसरा है जजिया, यह आपको मालूम ही है, गैर मुस्लिम अर्थात जिम्मियों से वसूला जाने वाला कर होता है। और चौथा है जकात। ठीक है, जकात कर जो है इस्लाम धर्म की वृद्धि के लिए वसूला जाता था। ठीक है, अब इसके बाद इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे अन्य लोकप्रिय कार्य हैं फिरोज शाह तुगलक के। आपको ये मालूम है कि सल्तनत में दास प्रथा विद्यमान थी और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में लगभग 1,80,000 दास थे। कितने दास थे इसके समय? 1,80,000 दास थे जो सल्तनत की सेवा कर रहे थे। ठीक है, और इन दास के रख रखाव के लिए, या कहना चाहिए इन दासों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसने अलग से विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवान ए बंदगन। दीवान ए बंदगन। कौन सा विभाग बनाया इसने? दीवान ए बंदगन विभाग बनाया। और ये विभाग क्या करता था? ये विभाग दासों की स्थिति को मजबूत करता था, मतलब दासों की व्यवस्था को सुदृढ़ करता था। कौन सा भाग? दीवान ए विभाग, दीवान ए बंदगन विभाग। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि इसके साम्राज्य में या इसकी सेवा में 1,80,000 से अधिक दास थे। उन दासों की जो भी तकलीफ थी, परेशानी थी, वो कौन सुनता था? दीवान ए बंदगन नाम का विभाग। जबकि एक और विभाग इसने बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात। क्या नाम था उस विभाग का? उस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। खैरात कहना चाहिए उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉर फ्री, फ्री में खैरात बांटी। खैरात बांटी मतलब दान किया। ठीक है, तो दीवान ए खैरात विभाग की भी स्थापना की इसने। ठीक है, अब ये क्यों की? तो मुस्लिम अनाथों एवं गरीब मुस्लिम लड़कियों की देखभाल के लिए इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। काय के लिए की है? जो गरीब मुस्लिम थे उनकी देखभाल के लिए, और जो गरीब मुस्लिम लड़कियां थीं उनकी अच्छी से अच्छी पोषण उनका हो, इस कारण से इसने दीवान ए खैरात नाम के विभाग की स्थापना भी की थी। जैसे आज के समय में कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए है तो रोजगार का पंजीयन लगता है, और ये पंजीयन हमको मिलता है रोजगार विभाग से या रोजगार कार्यालय से। कहाँ से मिलता है ये पंजीयन हमको? ये पंजीयन हमको मिलता रोजगार कार्यालय से। तो सल्तनत में या भारत में पहली बार रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी था फिरोज शाह तुगलक ही। इसी ने सबसे पहले रोजगार कार्यालय की स्थापना भी की थी, जो आज तक चलन में है। क्लियर है? मतलब ऐसे युवा या कोई भी व्यक्ति जिन्हें रोजगार चाहिए है, वे अपना पंजीयन रोजगार कार्यालय में कराएं, नियुक्तियां निकलने पर उनको नौकरी दी जाएगी। ये रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। देखो, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा कार्य कौन सा है जो शुरू हुआ था
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो अभी तक चल रहा है। तो वो था जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ये शुरू हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से और आज तक चल रहा है। और अगर क्वेश्चन आए कि एक ऐसा कार्य कौन सा है जो फिरोज शाह तुगलक के समय से शुरू हुआ था लेकिन आज तक चल रहा है, तो वो है रोजगार कार्यालय। क्लियर है? तो इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना भी की थी। अब फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही किस नाम से लिखी है? इसने लिखी है फुतूहात ए फिरोज शाही। फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। और इसी के लिए इतिहासकार बरनी ने, बरनी या बदायूनी, इतिहासकार बरनी या बदायूनी ने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिसमें से प्रमुख हैं फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी कौन सी किताब लिखी है? फतवा ए जहानदारी और तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ये दो बहुत ही प्रमुख किताबें हैं, खासकर कि यूपीएससी में कई बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखी है। ठीक है, लेकिन उसी के समय का इतिहासकार था बरनी। कुछ किताबों में इसका नाम बदायूनी भी मिलता है। बरनी या बदायूनी ने इसके साम्राज्य से संबंधित दो किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है फतवा ए जहानदारी और दूसरा है तारीख ए फिरोज शाही, जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर को इसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को। ठीक है, और वहाँ के पुस्तकालय से पूरे ग्रंथों को ये लूट कर ले आया था। अपन ने पढ़ा ना अभी कि इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और वहाँ से वहाँ की जो लाइब्रेरी थी जिसमें आयुर्वेदिक किताबों का अच्छा खासा संकलन था, उस पुस्तकालय को ये लूट कर ले आया था। तो इसने क्या किया, जो आयुर्वेदिक से संबंधित 1300 ग्रंथ थे, इन 1300 ग्रंथों का परिवर्तन या इन 1300 ग्रंथों को इसने संकलित किया, या इसके अधीन एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था एजुद्दीन। क्या नाम था उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम था एजुद्दीन। क्या किया, 1300 ग्रंथों में से कुछ का एजुद्दीन द्वारा दलाइल फिरोज शाही, दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से परिवर्तन कर दिया। मतलब इसने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को इसने लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी भी लूट ली और वहाँ से लगभग पूरे ग्रंथों को ये लेकर आ गया। और फिर क्या किया इसने, इसके अधीन काम करने वाला एक अनुवादक था जिसका नाम था एजुद्दीन। एजुद्दीन ने आयुर्वेद के इन 1300 ग्रंथों को संकलित किया और एक किताब लिख दी जिसका नाम था दलाइल ए फिरोज शाही, और ये आयुर्वेद से संबंधित किताब थी। किससे संबंधित थी ये? आयुर्वेद से संबंधित एक प्रमुख किताब थी जिसका लेखक कौन है? एजुद्दीन। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना। और इसके अलावा इसने एक सरकारी अस्पताल भी बनाया जिसका नाम था दारुल शफा।
इसने दारुल शफा के नाम से एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण किया। मतलब एक सरकारी अस्पताल या राजकीय अस्पताल का निर्माण किया जिसमें गरीबों का इलाज फ्री में कराया जाता था, किसी भी प्रकार का पैसा उनसे नहीं लिया जाता था। क्या नाम था उस अस्पताल का? उस अस्पताल का नाम था दारुल शफा। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान ए जहां तेलंगानी। उस समय के एक बहुत बड़े सूफी संत भी रहे हैं ये खान ए जहां तेलंगानी। ठीक है, इसने खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा भी बनवाया। ठीक है, किसका मकबरा बनवाया इसने? खान ए जहां तेलंगानी का। और ये कौन थे? ये उस समय के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा भारत का पहला अष्टभुजाकार मकबरा था। मतलब इस मकबरे में 8 भुजाएं थीं। तो ये भारत का पहला अष्टभुजाकार मकबरा रहा है किसका? खान ए जहां तेलंगानी का। और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा नाम के राजकीय अस्पताल की स्थापना भी की थी। अब हुआ क्या कि वर्ष 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जो पौत्र था, इसका जो पौत्र था, पौत्र मतलब पोता, उसका नाम था तुगलक शाह। क्या नाम था उसका? उसका नाम था तुगलक शाह। ये तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से अब फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बनता है। क्या हुआ है? 1388 में मृत्यु हो गई किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। उसके बाद इसका जो पौत्र था तुगलक शाह, वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सल्तनत की गद्दी पर बैठा। और इसकी हत्या किसने करी? इसकी हत्या अमीरों ने षड्यंत्र रचकर कर दी। और अमीरों से तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अमीरों ने एक षड्यंत्र रच के कर दी। और इसके बाद कुछ समय तक अबू बकर, किसने? इसके बाद कुछ समय तक अबू बकर ने शासन किया। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इस वंश का अंतिम सुल्तान रहा है। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही 1398 में, किस वर्ष? 1398 में तैमूर लंग का, में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। और तैमूर लंग ही अपने साथ खिलजियों को लेकर आया था। क्लियर है? और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया। खिलजी को नहीं सैयदों को साथ में लेकर आया था। और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही तुगलक वंश का अंत हुआ और सैयद वंश की स्थापना हुई थी। क्लियर है? तो है क्या कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है वर्ष 1388 में। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जो पौत्र है तुगलक शाह, वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है या सल्तनत का नया सुल्तान बनता है। लेकिन अमीरों को ये रास नहीं आ रहा था। तो अमीरों ने षड्यंत्र रचकर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या करवा दी। उसके बाद कुछ समय के लिए अबू बकर ने शासन किया। अबू बकर के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन प्रारंभ हुआ।
और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में ही 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ, जो कि मध्य एशिया से आया एक बहुत बड़ा लुटेरा था, आक्रमणकारी था। इसने तुगलक वंश को पूर्ण रूपेण विनाश की ओर अग्रसर कर दिया और इसने जितना भी क्षेत्र भारत में लूटा वो क्षेत्र इसने सैयदों को सौंप दिया और इसके बाद सल्तनत पर स्थापना होती है सैयद वंश की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सैयद वंश की शुरुआत से उसके एंड तक का पूरा इतिहास देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कृपया करके मुझे फ़ोन करके पूछ लें। क्लियर है? थैंक यू।